सुबह का समय गांव का एक छोटा सा घर, जिसके आंगन में तुलसी का एक पेड़ लगा था। चिड़ियों की चहचहाट के बीच घर की छोटी बहू रमा झाड़ू लगा रही थी। बड़ी बहू सुधा बरामदे में बैठी चाय पी रही थी। बूढ़ी माँ तुलसी पर जल चढ़ा रही थी। सारा घर का काम मुझसे ही क्यों कराया जाता है? ना कोई मदद, ना कोई मान। मेरा तो जीना हराम कर रखा है। तू तो काम में लगी रहती है रमा। तुझे काम किए बिना चैन ही नहीं आता। आपकी तरह नहीं हूँ जो पूरे दिन बस आराम ही करना चाहती है। अरे रमा, जुबान संभाल कर बात कर। बड़ी बहू से इस तरह बात करते शर्म नहीं आती? माँ जी, मैंने कुछ गलत नहीं कहा, बस मन में था तो निकल गया। घर का पुराना रसोई घर, जहाँ रमा अकेले खाना बना रही थी। सुबह से अब तक एक पल भी नहीं बैठी। माँ जी को तो बस बड़ी बहू में ही देवी दिखती है और मैं तो बस नौकरानी बनकर रह गई हूँ। तभी रमा का पति नीरज रसोई में आता है। रमा, कुछ मदद कर दूं? नहीं जी, आप तो बस मजदूरी करने जाने की तैयारी कीजिए, जैसा कि आपके घर वाले चाहते हैं। मैं कर लूंगी घर का काम अकेले। रमा, माँ को कुछ समझाना मुश्किल है। वो बचपन से ही भैया को ज्यादा मानती आई है और बहू के रूप में भी वो सुधा को ही देखती है। दोपहर का समय आंगन में चारपाई पर माँ और सुधा बैठी थी। सुधा बेटी, तू तो इस घर की लक्ष्मी है। तेरे भाग्य से ही मेरे घर में पोती हुई है। माँ जी, ये सब आपका आशीर्वाद है। और उस रमा को देखो, वो तो बस अपनी दुनिया में मस्त रहती है। हाँ, बस खुद को ही चालाक समझती है वो। तेरे जैसे संस्कार थोड़े ही हैं उसमें। रमा दूर से सब सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रात का समय, सब खाना खा चुके थे। रमा चुपचाप बर्तन धो रही थी। रमा, तुम्हें बुरा लगा जो माँ ने कहा। देखो, मैं माँ की तरफ से माफी मांगता हूँ। नहीं नीरज, अब तो आदत सी हो गई है, लेकिन दर्द तो होता ही है ना। रमा, हम अभी कुछ बदल तो नहीं सकते, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बहू, नीरज को समझा दो कि रमा को ज्यादा सिर चढ़ाना ठीक नहीं। औरतों को उनकी जगह पता होनी चाहिए। आप चिंता मत करें माँ जी, मैं सब संभाल लूंगी। सुबह का समय। रमा रोज की तरह जल्दी उठ चुकी थी और चूल्हे पर चाय चढ़ा रही थी। बाहर से माँ और सुधा की हंसी की आवाज आ रही थी। मेरी तो हर सुबह एक जैसी होती है, कोई बदलाव नहीं, बस काम ताने और तिरस्कार। क्या यही लिखा था मेरे भाग्य में? तभी रमा की सास रसोई में आती है। रमा, सुधा के लिए अदरक वाली चाय बना देना। आज उसकी तबीयत थोड़ी नासाज है। मेरी भी तो रात से तबीयत ठीक नहीं है माँ जी, फिर भी आपने मुझसे कुछ नहीं पूछा। ओह, अब बीमारी के बहाने बनाने भी सीख लिए तूने। अरे सुधा से कुछ सीख, जो बिना शिकायत सब करती है। रमा चुपचाप आंसू रोकते हुए चाय में अदरक डालने लगती है। बड़ा भाई रमेश काम से लौटता है। आ बेटा, थक गया होगा, सुधा जल्दी से पानी ला। अभी लाई माँ जी। रमा सब देख रही थी कि किस तरह बड़े बेटे और बहू का सम्मान किया जा रहा है, लेकिन उसे कोई नहीं पूछ रहा। इसके बाद आंगन में पूरा परिवार साथ बैठता है, केवल रमा को छोड़कर। रमेश बेटा, हमें अपनी पोती के लिए अच्छे स्कूल का इंतजाम करना होगा। तेरी बेटी बहुत होशियार है। हाँ माँ, कल ही शहर चलकर देखता हूँ। हाँ माँ जी, हमारी पिंकी तो सब में अव्वल आएगी। अरे हाँ माँ जी, हमारी पिंकी तो सब में अव्वल आएगी। माँ, रमा भी तो पढ़ी लिखी है, वो भी घर के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकती है। इस बहाने कुछ कमाई हो जाएगी। हमें किसी परदेसिन की पढ़ाई की जरूरत नहीं। हमारी बहू तो सुधा है, रमा तो बस बोझ है। सन्नाटा छा जाता है। रमा कलेजे पर हाथ रखकर दूर खड़ी सब सुनती है। रात का समय। नीरज और रमा अपने कमरे में बात कर रहे थे। रमा, मुझे शर्म आती है कि मैं तुम्हारा पति होकर भी मैं कुछ नहीं कर पाता। ऐसा मत कहिए, आप ही तो मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आप हैं तभी मैं सह पा रही हूँ। एक दिन सब बदलेगा रमा, बस थोड़ा धैर्य रखो। धैर्य की भी एक सीमा होती है नीरज जी। पता नहीं कब हमारे जीवन में खुशहाली आएगी। अगले दिन गांव की चौपाल पर बुढ़िया एक औरत से बात कर रही थी। आपकी सुधा तो बड़ी किस्मत वाली निकली। सब उस पर मरते हैं और उस रमा को देखो, लगता है जैसे कोई साया उस पर चढ़ा हो। हाँ बहन जी, मेरी सेहत का ख्याल भी मेरी बड़ी बहू सुधा ही रखती है। रमा घर में तो है, लेकिन मन में नहीं। बिना संतान के बहू का क्या मोल। ये बात रमा सुन लेती है, जो पास से पानी का मटका लेकर गुजर रही थी। उसका चेहरा तमतमा उठता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। शाम का समय। अपने कमरे में माँ बिस्तर पर लेटी थी। आज उसके हाथ कांप रहे थे, चेहरा पीला पड़ चुका था। रमा उनके पास बैठकर उनका सिर दबा रही थी। माँ जी, आज आप बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही हैं। चलिए अस्पताल चलते हैं। नहीं, जरा सी थकान है। सुधा से कहो तुलसी का काढ़ा बना दें।
मैं बना लाती हूँ माँ जी, लेकिन मुझे लगता है अब देरी नहीं करनी चाहिए। तभी नीरज कमरे में आता है। रमा ठीक कह रही है माँ, आपकी हालत ठीक नहीं है, मैं भैया को बुलाता हूँ। रमेश भी बूढ़ी माँ के पास आ जाता है। क्या हुआ माँ को? रमेश जी अचानक से माँ के हाथ पैर ठंडे हो गए और उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। चलो देर मत करो, गाड़ी निकालो मोहन, माँ को तुरंत अस्पताल ले चलते हैं। दोनों भाई माँ को लेकर अस्पताल पहुँचते हैं। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर माँ को स्ट्रेचर पर लेटाकर अंदर ले जाते हैं। दोनों भाई बाहर बेचैन खड़े थे। रमा और सुधा पास में चुपचाप बैठी थी। आप बहुत देर से लाए हैं, इनकी हालत पहले ही बहुत बिगड़ चुकी थी। इन्हें सीवियर कार्डियक अटैक हुआ था। क्या मतलब डॉक्टर साहब? हमें खेद है, आपकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। सन्नाटा छा जाता है। सुधा रोने लगती है। रमा की आंखों से भी आंसू बहते हैं, लेकिन वह संयमित रहती है। माँ ऐसे कैसे चली गई? मैं तो उन्हें अपनी बेटी के स्कूल एडमिशन के लिए अपने साथ शहर ले जाने वाला था। माँ को कभी खुद की चिंता ही नहीं थी, वो हमेशा किसी और की चिंता में ही लगी रहती। इसके बाद दोनों भाई और गांव के कुछ बुजुर्ग मिलकर बूढ़ी माँ का अंतिम संस्कार कर देते हैं। शाम को कुएं पर गांव की औरतें आपस में बात कर रही थीं। अरे तूने देखा, रमा तो उनके लिए सब कुछ करती थी, फिर भी बूढ़ी माँ ने सुधा को सिर पर चढ़ा रखा था। जब भाग्य फूटे हो तो अपना भी पराया हो जाता है। अब यह सच आज तक किसी से छुपा है? घर पर नीरज और रमा आपस में बातें कर रहे थे। रमा, तुमने माँ को आखिरी समय तक नहीं छोड़ा। उन्होंने तुम्हारे लिए कभी कुछ अच्छा नहीं कहा, फिर भी तुम माँ को इतना अच्छा समझती हो। मैंने माँ को माँ की तरह चाहा, पर उन्होंने मुझे बेटी की तरह नहीं। फिर भी मैं अपनी इंसानियत नहीं खो सकती थी। 1 महीने बाद आंगन में दोनों भाई बैठकर माँ की जमीन जायदाद के कागज ढूंढ रहे थे। तभी एक पुरानी लोहे की पेटी से माँ की संपत्ति से जुड़े दस्तावेज निकाले गए। देखो नीरज, कुल मिलाकर 5 बीघा जमीन है और पुराना घर। अब इसे हमें आपस में बांटना है। हाँ भैया, आधा आधा बांट देते हैं, यही ठीक होगा। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। मेरा परिवार बड़ा है, मेरी बेटी है, आगे उसका भविष्य भी देखना है। तो क्या भैया, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, मेरा भी परिवार है और मैं भी इस जमीन का बराबर का हिस्सेदार हूँ। सुन, माँ मरने से कुछ दिन पहले मुझसे बोली थी कि नीरज की कोई संतान नहीं है, तेरे जिम्मे ही सब कुछ रहेगा, इसीलिए तुझे सिर्फ 30% हिस्सा मिलेगा। भैया, माँ ने मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा और ना ही उन्होंने कुछ लिख कर छोड़ा है। अगर यह बात सच थी तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? माँ को लिखना नहीं आता था, लेकिन उन्होंने मुंह हंसबानी कहा था। अब तू माने या ना माने, मुझे तो 70% हिस्सा चाहिए। इतना सुन रमा और नीरज अपने कमरे में चले जाते हैं। अब तो माँ भी नहीं रही जो सच का फैसला कर सके, और आपके भैया इतने चालाक हैं कि वो आपकी कोई बात नहीं चलने देंगे। मैं झगड़ा नहीं चाहता, रमा पर अन्याय भी नहीं सह सकता। माँ के पक्षपात ने भैया को लालची बना दिया। नीरज, अब फैसला तुम्हें करना होगा। अन्याय सहने वाला भी उतना ही दोषी होता है जितना कि करने वाला। उधर सुधा और रमेश खुशी से आपस में बातें कर रहे थे। आपने सही किया जो जमीन का 70% अपने पास रखा। यदि हम उन्हें बराबर का हिस्सा देते तो हमें क्या बचता? हाँ, मैं बड़ा हूँ और जमीन का ज्यादा हिस्सा रखने का हक मुझे ही है। सुबह का समय नीरज और रमा अपने 30% हिस्से की छोटी सी जमीन पर खड़े थे। दोनों के हाथों में बीज की थैली थी। सामने की ओर रमेश का बड़ा खेत फैला हुआ था। रमा, जमीन भले ही कम है, लेकिन मेहनत तो हमारी सच्ची है। मैं चाहता हूँ कि हम बिना किसी झगड़े के अपने हिस्से की खेती शुरू करें। कोई बात नहीं, हम इसी जमीन से शुरुआत करेंगे और खूब मेहनत करेंगे। अगर भगवान ने साथ दिया तो एक दिन हमारी जिंदगी में जरूर खुशहाली आएगी। इसके बाद दोनों मिलकर खेत की खुदाई शुरू करते हैं। वहीं दूसरी ओर रमेश हल से अपनी जमीन जोत रहा था। तभी सुधा पानी लेकर आई और रमेश से कहने लगी, जरा देखो तो हमारा खेत पूरा पसरा पड़ा है और उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी बाड़े में खेती कर रहे हैं। चिंता मत करो, माँ का आशीर्वाद है हम पर। अब देखना हमारी फसल कैसे लहलहाएगी। मोहन तो बस पढ़ा लिखा किसान है, असली खेती करना उसे आता नहीं। शाम का समय, घर में रमा और नीरज थके हुए आते हैं। रमा, आज पूरी जुताई हो गई, कल से बीज डालना शुरू करेंगे। हाँ, हमारा खेत छोटा जरूर है, लेकिन इसमें हमारा पसीना और सच्चाई दोनों बोई जाएगी। दोनों मुस्कुराते हैं, पर आंखों में अब भी थोड़ी चिंता थी। अगली सुबह गांव के चबूतरे पर कुछ बुजुर्ग बातें कर रहे थे। सुनो, रमेश ने तो बिना पंचायत की बात माने ही ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया। नीरज भी जमीन कम होने के बावजूद भी खूब मेहनत कर रहा है।
यही तो असली किसान की पहचान है। कुछ हफ्तों बाद दोनों खेतों में फसल उगने लगती है। रमेश का खेत फैला हुआ था, लेकिन उसमें जगह जगह सूखापन था। वहीं दूसरी ओर नीरज का छोटा सा खेत हरा भरा दिख रहा था। गांव वाले गुजरते हुए चर्चा करते हैं। कम जमीन में भी नीरज की फसल देखो कितनी लहलहा रही है। यही होता है सच्ची मेहनत का परिणाम। रमेश ने तो काम बैलों से करवाया, लेकिन नीरज ने अपने आप खेत की खुदाई की और बीज डाला। रात का समय हल्की बारिश हो रही थी। नीरज और रमा एक दूसरे को देख रहे थे। कभी कभी लगता है कि माँ ने जो किया वो शायद हमारी परीक्षा थी। हाँ, और हम उस परीक्षा में पास होंगे क्योंकि हम सच्चाई के रास्ते पर हैं। सुबह का समय खेत में हल्की बारिश के बाद की मिट्टी की खुशबू आ रही थी। नीरज अपने खेत में खड़ा फसल को निहार रहा था। रमा टिफिन लेकर आती है और फसल को लहराता देख खुश होती है। देखिए ना नीरज जी, हमारे छोटे से खेत की फसल कितनी हरी भरी है। लगता है जैसे धरती मुस्कुरा रही हो। रमा, ये सब तुम्हारे भरोसे और हमारी सच्ची मेहनत का फल है। हम कमजोर नहीं हैं, बस शांत हैं। दूसरी ओर रमेश का खेत, जहां सूखे और कीड़ों का प्रकोप था। रमेश परेशान चेहरा लिए खेत का निरीक्षण कर रहा था। सुधा पास में खड़ी थी। ये क्या हाल हो गया है हमारी फसल का? इतनी बड़ी जमीन और फसल आधी भी नहीं बची। रमेश, मुझे लगता है कि हमारी फसल को पानी समय पर नहीं मिला और बीज भी अच्छे नहीं थे। ऊपर से कीट भी लग गया। अब हम क्या करेंगे वो देखो। नीरज की छोटी जमीन में इतनी फसल और हमारे यहाँ सब चौपट। उसे तो बस किस्मत का साथ मिला है। मेहनत करना उसके बस की बात नहीं है। कुछ दिन बाद गांव की मंडी में सभी किसान अपनी फसल बेचने आए थे। नीरज अपनी ही फसल लेकर पहुंचता है। व्यापारी उसके फसल को देखकर दंग रह जाते हैं। वाह नीरज जी, ऐसा शुद्ध अनाज बहुत समय बाद देखा है। हम इसके बाजार भाव से भी ज्यादा दाम देंगे। धन्यवाद साहब, ये सब मेहनत और धरती माँ की कृपा है। वहीं दूसरी ओर रमेश खड़ा था, जिसकी फसल व्यापारी वापस कर देते हैं। आपके अनाज में नमी और कीट है, हम नहीं ले सकते रमेश जी। ठीक है, कुछ दाम दे देना पर मेरा अनाज खरीद लो। माफ कीजिए, हम नहीं ले सकते, ये हमारे गोदाम में सड़ जाएगी। इसके बाद रमेश दुखी मन से अपना अनाज वापस लेकर घर आ जाता है। रात का समय रमेश और सुधा आपस में बहस कर रहे थे। कहते थे माँ ने 70% दिया है तो राज करेंगे। अब देखो हाल, नीरज आधी जमीन में 2 गुना कमाई कर रहा है। पता नहीं क्यों माँ की दी गई जमीन तो मिल गई पर चैन नहीं मिला। गांव के कुछ बुजुर्ग और किसान लोग पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे। अरे भाई, इस बार तो नीरज ने कमाल कर दिया। इतनी कम जमीन में इतनी बढ़िया धान की फसल, मानो खेत में सोना उगाया हो। सच कह रहा है तू रघुवीर, हम लोगों की तो 8-8 बीघे की फसल भी उसके सामने फीकी लग रही है। लगता है उसने जैविक तरीका अपनाया, खाद भी खुद बनाई और समय पर खेत की देखभाल की। उसकी मेहनत रंग लाई। नीरज भाई जैसे लोग ही गांव का नाम रोशन करते हैं। कुछ साल बाद अब नीरज के पास आधुनिक ट्रैक्टर, ट्यूबवेल और एक गोदाम था। नीरज ने अब कई गुना जमीन बढ़ा ली थी। रमा एक रजिस्टर में हिसाब लिख रही थी। नीरज एक व्यापारी से मिलकर लौटता है। रमा, इस बार की फसल ने हमारी मेहनत को 4 गुना कर दिया। मैंने गांव के पास की 2 बीघा जमीन और ले ली है। यह तो बहुत खुशी की बात है जी। ईश्वर की कृपा और आपकी मेहनत रंग लाई है। माँ के जाने के बाद हमने बहुत सहा, पर अब सब कुछ ठीक हो गया। रात का समय घर में सन्नाटा था। रमेश की बेटी खाट पर लेटी थी, जो बीमारी की वजह से काफी कमजोर हो गई थी। रमेश और सुधा उसकी ओर चिंतित निगाहों से देख रहे थे। एक कोने में दवाइयों की थैली रखी थी। रमेश, दवा की आखिरी खुराक भी दे दी। डॉक्टर कह रहा है ऑपरेशन जरूरी है। सुधा, 2 बीघा जमीन बेच चुका हूँ, अब कुछ भी बचा नहीं। ऊपर से सेठ हर दिन आकर धमकाता है। रमेश का चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और आंखें डरी हुई। रमेश, मेरे पास एक रास्ता है। हम नीरज से मदद मांगते हैं। क्या? उनसे मैं उसके आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। रमेश, अब बात अहंकार की नहीं, हमारी बेटी की जान की है। अगर आज माँ जिंदा होती तो शायद यह दिन ना देखना पड़ता। ठीक है, कल सुबह चलेंगे, जो होगा देखा जाएगा। अगली सुबह नीरज और रमा तुलसी में पानी चढ़ा रहे थे। सामने रमेश और सुधा झिझकते हुए आते हैं। नीरज दोनों को देखकर चौंक जाता है। भैया भाभी आइए, अंदर आइए। कैसे आना हुआ? दीदी आइए बैठिए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। नहीं रमा, आज हम कुछ मांगने आए हैं। नीरज, मेरी हालत तुमसे छिपी नहीं है। बेटी बीमार है और इलाज जरूरी है। 2 बीघा जमीन बिक चुकी है। अब बस वो बची है जिसे कभी मैंने माँ के बहाने तुमसे छीन लिया था। भैया आप बैठिए, ये घर भी आपका है और हम भी। कहिए कितना चाहिए? नीरज, सेठ रोज धमका रहा है। कहता है अगर मेरे पैसे वापस नहीं मिले तो जमीन पर कब्जा कर लूंगा।
आप चिंता मत कीजिए भैया, मैं कल ही अस्पताल का पूरा खर्च उठाऊंगा और सेठ का कर्जा भी चुका दूंगा। नीरज, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया, तुमसे तुम्हारा हिस्सा छीना और बदले में आज मैं खुद ठोकर खा रहा हूँ। भैया, समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जो कुछ भी हुआ वो सबक था, लेकिन हम अब भी भाई हैं और भाई मुसीबत में साथ नहीं आएगा तो कौन आएगा। उधर रमा और सुधा आपस में बात कर रही थीं। रमा, हमने तुम्हें कभी नहीं समझा, पर आज जब सब छीन गया तब एहसास हुआ कि रिश्तों से बड़ा कुछ नहीं होता। दीदी, बीते दिनों को भूल जाइए, अब हमें मिलकर भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। दोपहर का समय अस्पताल के एक कमरे में रमेश की बेटी बिस्तर पर लेटी थी। उसका इलाज चल रहा था। नीरज डॉक्टर से बात कर रहा था। रमा और सुधा पास में बैठी थीं। अब घबराने की जरूरत नहीं, बच्ची का इलाज सही समय पर हो गया। बच्ची अब धीरे धीरे स्वस्थ हो जाएगी। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप और नीरज दोनों ने मेरे बच्चे को दूसरी जिंदगी दी है। भैया, मेरे लिए आपका झुकना सबसे बड़ा बोझ है। बस अब यह बात हमेशा याद रखिए, हम परिवार हैं। कुछ दिन बाद घर में सब मिलकर बैठते हैं। एक बड़ी चटाई बिछी थी जिस पर नीरज, रमा, रमेश, सुधा और बच्चा बैठे हुए थे। रमा, अगर तुम ना होती तो आज हम ना जाने किस हालत में होते। दीदी, घर में जब कोई गिरता है तो दीवार बनकर नहीं, हाथ बनकर उठाना चाहिए। नीरज, मैंने माँ के पक्षपात को सच मान लिया और तुझे पराया। आज समझ में आया कि जमीन बट सकती है पर भाईचारा नहीं। अगर माँ होती तो शायद आज वह भी गर्व करती कि हमने अपने रिश्तों को बचा लिया।